बार प्रार्थना विमलना प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहुरम् ऐश्व पंचडमुक्कारो शब्दपावप्रणाशिनो मंगलाणं च शब्देशिं पर्वं हवै मंगलम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका नाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम। ठीक है मैम। बढ़िया, मैम बहुत बढ़िया। तरफ थोड़ा ठंड लग रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत सारी ठंड दिखाई दे रही है, सब लोग शॉल पहन के बैठे हैं। काफी ठंड हो गई है लगता है। यस मैम। जी, बच्चे स्कूल आते हैं ऐसी ठंड में? लेट से आता है मैम, पर स्वेटर मिला है उन लोग को। बच्चों की प्रेजेंस होती है या बच्चे कम आते हैं? कम आते हैं मैम, थोड़ा लेट से आते हैं। अच्छा, फिर उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी। आप लोगों के यहाँ कितनी परीक्षाएं होती है साल में? 2 या 3? जो मेन एग्जाम हम लेते हैं, टर्म एग्जाम, कितनी होती है? 2 मैम। 2 दो होती है। मैम, 2। और 2 फिर होते क्या हैं, बोलते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ठीक है, दो 2 परीक्षा होती है, परीक्षाएं होती है लेकिन तो क्या? हर हम्म, शनिवार को यही हाँ हर शनिवार को यही टेस्ट होता है। हाँ, साप्ताहिक टेस्ट वो तो होते हैं। हाँ, सप्ताह में एक वो बार सही टेस्ट है। होता है। जी जी, बिल्कुल। आज का हमारा विषय भी यही है, कक्षा परीक्षण। कक्षा में हम कैसे बच्चों का परीक्षण करें। आप सब लोग जनरली तो करते होंगे, हम जैसे अपनी अभी आप सबने बताया 2 परीक्षाएं होती है। एक शायद दिवाली के आसपास आपकी हो जाती होगी अर्धवार्षिक, और दूसरी आपकी अप्रैल माह में। सही है जी मैम, अबर हुआ तो अधिवार्षिक, जी। खबर होगा मार्च में हमको लगता है। जी, मार्च में बोर्ड की होती है तो जनरली प्राइमरी की अप्रैल में होती है परीक्षाएं, है ना? जी मैम। जी, तो हम लोग ये 2 परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग किसी और तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं? वीकली टेस्ट में हम वीकली टेस्ट में हम बच्चे लिखते हैं टेस्ट, उसके मार्क्स देते हैं। उसके अलावा हम अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा क्या कोई किसी तरीके से आप उनका मतलब टेस्ट या कुछ चेक करते हैं बच्चों का, या कुछ रखते हैं, कोई डायरी या कुछ नोट, कुछ कोई तरीका है आपका इसके अलावा? नहीं है कि सरकारी है? टीचर की तरह केवल कॉलम पूरा करते हैं। विनय जी फिर से बोलिए। बोले गवर्नमेंट के जैसे जैसे गवर्नमेंट में होता है ना कॉलम पूरा करना, उस टाइप के केवल कॉलम पूरा होता है। बाकी अपना इसमें कोई पहल नहीं है अभी तक, शायद अपने शिक्षकों का, ये मेरा मानना है। अच्छा, नहीं, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। हम यदि शिक्षक हैं तो मतलब ये एक विडंबना है हमारी परीक्षा पद्धति की या हमारी शिक्षा पद्धति की कहे तो,
कि हम लोग सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं और परीक्षा ली और पास हो गए तो खत्म हो जाता है। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। परीक्षा जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा तो एक तरीका है जांचने का कि बच्चे कितना सीखे और कहाँ उनको और सिखाने की जरूरत है ना। पहले हम देखते हैं परीक्षा के उद्देश्य क्या है, फिर हम परीक्षा कक्षा में किस किस तरीके से कर सकते हैं और विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस किस तरीके से किया जा सकता है। आज के सत्र को मैंने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहला हम शुरू करते हैं। नीरज जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हम परीक्षा क्यों लेते हैं, पहले हम उद्देश्य को देखेंगे। पहला है कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। हम बच्चों को जो सिखाते हैं, आप गणित सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, आप मॉरल साइंस सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उन सबको सिखाने के बाद बच्चों के आचरण और व्यवहार में उसका कितना फर्क आया है। क्योंकि एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ के बीच में यही फर्क होता है, उनके व्यवहार और उनके आचरण का, है ना। सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेने से कोई पढ़ नहीं जाता है। तो हमारा परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में कितना अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन हुआ है उसको जांचना। यह जांचना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यता आदि को कितना ग्रहण किया है। यदि हमने उनको सिखाया, हमने उनको गिनती सिखाई, तो बच्चा जब कभी बाजार में जाता है या जब कहीं दोस्तों के साथ है, कुछ खेल रहा है और उसको गिनती करने की जरूरत पड़ी तो उसको गिनती आती है या नहीं, है ना। हमने जो भी उसको सिखाया, जब उसको अपनी बात रखने की नौबत आती है, उसको कोई अपनी बात बतानी है, तो वो 4 लोगों के सामने अपनी बात को सही तरीके से रख पाता है कि नहीं, वो भाषा का सही प्रयोग करता है, शब्दों का सही प्रयोग करता है या नहीं। ये चेक हमको देखना है कि हमने जितना सिखाया उसमें से बच्चे ने कितना सीखा। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना और दोषों को जानना। हम जब परीक्षा लेते हैं तब हम शिक्षकों को पता चलता है कि हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया। कुछ चीजें कई बार ऐसी होती है कि पूरी क्लास में से मुश्किल से 2 बच्चों को समझ में आई, बाकी सब बच्चे उस जगह गलती कर रहे हैं। तो वो बच्चों की गलती नहीं होती, कहीं हमारे पढ़ाने में गलती होती है। तो उनको कहाँ तकलीफ आ रही है और उनको कैसे हमको सुधारना चाहिए, या बच्चे गलती करते तो कहाँ गलती करते हैं, किस जगह करते हैं, उसको ढूंढना। और उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण। जब हमको पता चल जाता है कि ये चैप्टर बच्चों को नहीं आया, या ये पर्टिकुलर मतलब कंसेप्ट है, या ये जो था बच्चों ने इस विचार को नहीं समझा है, तो उसके लिए फिर हम उस पर मेहनत करें, उनको उस तरीके से सिखाएं कि जब दोबारा हम उनका टेस्ट लें तो बच्चे उस टेस्ट को फिर से पास कर सके। तो इसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो हमको बच्चों को क्या सिखाना है, इसके ऊपर आने के लिए हमको उनके टेस्ट के रिजल्ट देखने पड़ते हैं। तो हम जो वीकली टेस्ट लेते हैं उसका एक उद्देश्य यही होता है कि एक एक चैप्टर या 2 चैप्टर किसी विषय के हो गए, हफ्ते में एक बार किसी एक विषय की हमने टेस्ट ली। तो टेस्ट लेने के बाद हमको पता चलता है कि बच्चे क्या अच्छे से कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगली बार फिर उन चीजों को सुधार के बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को सीखने के लिए आते हैं हमारे पास। तो उनका चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी मतलब हर तरीके से, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उपयोग करना। शारीरिक रूप से भी बच्चों को उतने सक्षम होना चाहिए, हर तरीके से उसको कहीं भी जाता है तो अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो हर तरीके से बच्चे का विकास कैसे हो ये देखने के लिए भी हम परीक्षाएं रखते हैं। इसके बाद है, इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन होता है। मतलब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ ये होता है कि मेरे यहाँ एक एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, ABC। हर क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे हैं और 2 टीचर होते हैं एक सब्जेक्ट के। और एक टीचर एक क्लास में पढ़ाती है, दूसरी टीचर दूसरे क्लास में वही विषय, कोर्स सारा सेम, उनके सारा मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी लिखवाना है सब कुछ दोनों क्लास में सेम जाता है, तरीका सबका सेम होता है। लेकिन जब टेस्ट के रिजल्ट मेरे सामने मार्कशीट आती है तब मैं देखती हूँ कि किसी एक क्लास में 50 में से 15 बच्चे फेल हो रहे हैं और दूसरे क्लास में 50 में से 5 ही बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अभी ये गलती किसकी हो सकती है? कोर्स सेम है, बच्चे सेम है, सारा पढ़ाई लिखाई सब सेम चल रहा है,
लेकिन टीचर बदल गए हैं, दोनों क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है। तो जब हम परीक्षा लेते हैं तो ना सिर्फ बच्चों के पढ़ने का लेकिन टीचर के पढ़ाने के तरीका का भी पता चलता है कि टीचर कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या कर रहा है टीचर। ठीक है। और मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता, मतलब हमने जो भी अपना सिलेबस बनाया है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी उपयोगिता कितनी है, बच्चे उसको प्रैक्टिकली कितना यूज कर पा रहे हैं। जब हम परीक्षा लेते हैं तो पता चलता है यदि उस चीज को बच्चों ने अपने में आत्मसात किया है तो उसको आसानी से कर पाएंगे। यदि वो चीज बच्चों ने सिर्फ पहली बार सुनी है, उनके लिए अजीब है, नया है कुछ, तो बच्चे उसको अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। तो हमको पता चलता है कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, वो कितना सही है और कितना गलत है। और इसके अलावा जो एग्जाम के रिजल्ट होते हैं वो स्कूल का भी दर्पण होते हैं। आपने देखा होगा जब 10वीं के, 8वीं के, 10वीं के, 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो सारे स्कूल वाले और क्लासेस वाले होते हैं, वो सब बोर्ड के अंदर बच्चों के फोटो लगा के कि ये हमारे यहाँ के बच्चे का रिजल्ट 90% वाले इतने, 80% वाले इतने। तो जो एग्जाम होती है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, वो स्कूल के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और उसका रिजल्ट अच्छा आना स्कूल के लिए भी उतना ही जरूरी है। जिस स्कूल का रिजल्ट कम आता है, इवन सरकारी उसमें देखें कि जिस स्कूल का रिजल्ट कम आता है उसके लिए नोटिस आता है। ठीक है, उनके टीचर्स के ऊपर कमेटी बैठती है कि इन बच्चों का रिजल्ट क्यों, इस स्कूल का रिजल्ट कम क्यों है, तो उसके जिम्मेदार शिक्षक होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम जो है उसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को चेक करना नहीं है, बट बच्चों को, अध्यापक को और स्कूल को, ये तीनों एक दूसरे से मिले जुले और तीनों का इम्पैक्ट आता है। और रिजल्ट जो आता है, लिखते परीक्षा में बच्चे हैं, रिजल्ट हम बोलते हैं बच्चों का, लेकिन वो रिजल्ट में टीचर की मेहनत और स्कूल के एफर्ट, स्कूल ने कितना काम किया, ये दोनों दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग मुझसे सहमत हैं या नहीं? यस और नो? यस मैम। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आप इस बात को समझेंगे भी, जब आप कक्षा में जाते हैं और जब हम एग्जाम लेते हैं तो सिर्फ लेने के लिए नहीं लेंगे, हम सच में मेहनत करेंगे। और परीक्षा के बाद यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षक की गलती भी होती है, क्योंकि यदि उन बच्चों को समझ नहीं आया था, हमने वीकली टेस्ट करवाया, हमने क्लास में रिवीजन करवाया, और यदि उसके बाद भी बच्चे फेल हुए, हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनका एक कहना है कि यदि बच्चा फेल होता है तो बोले मैं सबसे पहले प्रिंसिपल को पकड़ूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल का काम है कि बच्चे ठीक से पढ़े, टीचर काम करे ये देखना। और उसके बाद टीचर को पकड़ूंगा, क्योंकि ये टीचर का काम है कि बच्चों से कम इतना करवाना कि वो 35 मार्क तो लेकर आए 100 में से। 100 में से 35 मार्क हर बच्चे को मिलना चाहिए, इतना तो हर कोई सीख सकता है। ठीक है, तो बच्चा फेल होना मतलब वो शिक्षक फेल होता है। तो आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे बच्चे, हम ये नहीं बोलते हैं कि सब 90% सब नहीं ला सकते, ऐसी कोई होड़ नहीं है, है ना, हमको किसी को परसेंटेज पे नहीं ले जाना है, लेकिन हमको इतना करना है कि बच्चे कम से कम पास हो सके, कुछ नहीं तो 40-50% तो आराम से सब लोग लेकर आए। ठीक है, आइंदा से हम सबकी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, रहेगी? यस और नो? यस मैम। अब जी इसमें एक मैम। परेशानी ये आती है, सब लोग बोलेंगे कि बच्चे लिखते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। यस और नो? कितने लोग बोलते हैं ये? सही है जी वीणा जी? जी। जी मैम। जी, हम बोलते हैं जी ये। मैम। जी बिल्कुल। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि यदि बच्चा वीकली टेस्ट में फेल होता है तो वो कहाँ फेल हुआ, उसने क्या गलत किया, उसको हमको देखना है, उसको सुधार करवाना है और फिर से उसी टेस्ट को लेना है ना। कोशिश ये करिए, शनिवार को टेस्ट होता है, आपने सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक रिजल्ट दे दिया, बच्चा फेल हुआ, उसको गुरुवार को, शुक्रवार को फिर से सिखाइए,
शनिवार को उसका दूसरा जो टेस्ट हो जाने दीजिए। उसके बाद सोमवार को उसको बोलिए जो पिछले शनिवार जिसमें फेल हुए थे, हमने आपको पढ़ाया, उसका टेस्ट फिर से लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना परिवर्तन आता है। ठीक है। आ, थोड़ी सी तकलीफ हमको होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन एज अ टीचर ये एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट हमको फाइनल रिजल्ट में आपको दिखेगा। और जो बच्चा आपके पास सीख कर गया है, मैं इतने साल हो गए मुझे, बच्चे मिलते हैं, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले रहा है, आज भी वो जब मिलते हैं तो याद करते हैं, बताते हैं कि आपने ये सिखाया था, वो मुझे आज तक याद है। तो हमारा ये एफर्ट, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है उसका असर एक साल या कुछ दिन के लिए नहीं होता है, सारे जीवन के लिए होता है। ठीक है। तो आप सबकी कोशिश आइंदा से रहेगी कि जो बच्चे जिसमें फेल हो रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट दे के सिखाएं। ठीक है। चलिए, अभी कक्षा परीक्षण के तरीके, नीरज जी प्लीज 2 स्लाइड ऊपर करेंगे। जी, बस यही। कक्षा परीक्षण के तरीके, सबसे पहले पेन पेपर परीक्षा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो लेते हैं, हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं और हम पेपर बना देते हैं। हर सैटरडे को आपका एक वीकली टेस्ट का पेपर आ जाता है, 6 माही परीक्षा आ गई, एक एक 2 2 दिन छोड़ के सारे पेपर हैं, बच्चे घर से रट के आ जाते हैं, पेन पेपर एग्जाम हम लिख लेते हैं, लिखवाते हैं बच्चों से। ठीक है। अभी आपको सामने जो चित्र दिख रहा है उसके अंदर एक टीचर बैठे और उनके सामने बच्चे हैं। अभी ये जानवर है, लेकिन ये हर एक जानवर अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी रखता है ना, सबका अलग काम है, सबका अलग तरीका है। अभी उनकी परीक्षा जो ले रहा है, उसने ये कहा कि सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ पर जो चढ़ जाएगा वो हमारी परीक्षा में पास है। क्या ये परीक्षा सही है? नहीं मैम, गलत है। एक गलत बंदर है। चढ़ेगा। जी, बंदर चढ़ेगा तो बंदर सबसे होशियार हो गया। जी मैम। ये गलत। सही है। हमारी परीक्षा पद्धति बिल्कुल इसी तरह की है। एक ही पेपर आता है, सेम पेपर, है ना। पूरे एमपी में तो एक पेपर बोर्ड का आएगा, सबका पेपर सेम, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, नंबर बदलेगा, बाकी पेपर सबका सेम। उसमें जिसने पास कर लिया वो होशियार, जिसने नहीं किया वो बेवकूफ। लेकिन हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है। सही है। जी मैम। हमारा पेन पेपर का ही परीक्षा का तरीका है, लेकिन मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे पेन पेपर के तरीकों को भी हम थोड़ा सा अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसमें जब आप प्रश्न पत्र बनाते हैं, आप सभी लोग प्रश्न पत्र बनाते होंगे, हाँ या ना? जी मैम। बनाते हैं। जी मैम। जी, ठीक है। तो अभी, जी, सभी बनाते हैं। जब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे जिससे हमारी परीक्षा, ये वाले जो जानवरों वाली परीक्षा थी, वैसी ना हो जाए? इसके लिए क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न कितने तरीके के पूछे जाते हैं, है ना। जिन्होंने बीएड किया होगा उनको पता होगा कि हमारी एक ब्लूप्रिंट बनती है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि हर तरीके के प्रश्न उस प्रश्न पत्र में है। सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दूं, जब भी हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, सपोज 100 मार्क का प्रश्न पत्र है, तो 40 मार्क का प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए कि जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सके, जो हर बच्चे को जिसका जवाब पता हो, है ना। क्लास का बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा तो जो सामान्य चीजें, बिल्कुल नॉर्मल चीजें, वैसे क्वेश्चन 40% के पूछिए आप। दूसरे 40% के प्रश्न थोड़ा सा जिसका लेवल अप होगा, थोड़ा लेवल हाई होगा, कि जिसने थोड़ी मेहनत की है, जिसने थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ा है, वो उसको कर सके। और 20% के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसने बहुत मेहनत की है, आप ट्विस्ट करके घुमा के इस तरीके से पूछिए कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। 40% जो सब कर ले, 40% थोड़ा लेवल हाई, जिसने थोड़ी मेहनत की है, पढ़ा है, वो लिख सके। और 20% आपका प्रश्न पत्र में क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए
कि जिसने बहुत मेहनत की है, जो बहुत होशियार है, वही अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक रियल रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे जैसा पढ़ते हैं, मतलब हम किसी को फेल भी नहीं करेंगे। बहुत टफ पेपर बना दिया, कुछ ही बच्चे कर पाए, वो भी गलत है। और बहुत आसान पेपर जिसको सब लोग लिख ले, सारे ही लोग 80% 90% लेके आ रहे हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, अभी प्रश्न पत्र में प्रश्न किस तरीके के होने चाहिए? दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो बंद अंत वाले, मतलब सीमित उत्तर वाले। सीमित उत्तर वाले मतलब क्या? आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, है ना, मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ABCD 4 है, उसमें से कोई भी एक आएगा। उसके बाद खालिस्तान हो गया, तो एक ही शब्द उसमें पर्टिकुलर आएगा, है ना, खालिस्तान में। या जोड़े मिलाओ, तो वो पर्टिकुलर उसके सामने जो जवाब है वही मिलाएगा। या ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत, तो वो बंद अंत वाले, उसके लिए बहुत कोई गुंजाइश नहीं होती बच्चे के लिए। एक ही जवाब होता है, उसी को टिक करना है या लिख देना है, या तो वो सही होगा या गलत होगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये बंद अंत वाले या सीमित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। इसके अलावा होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसमें बच्चों को अपने आप को बताने का मौका मिलता है, उन्होंने क्या सीखा है वो अपने शब्दों में आपको समझाने का मौका मिलता है। रटी रटाई चीजें नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, जब आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमने एक दो सेंटेंस वाले प्रश्न या विस्तार से बताइए ऐसे प्रश्न पूछे। ठीक है, जब आप प्रश्न पत्र बनाते हैं, उसमें आपने 10 प्रश्न लिए, तो 10 प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? टोटल जो प्रश्न होते हैं ना, वो 6 होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, किसने, कब और कहाँ, ये 6 प्रश्न होते हैं हमारे। प्रश्न शब्द ही 6 है, W क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ये 6 है ना। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने और कहाँ, यही सारे क्वेश्चन होते हैं, और इसी के बच्चे आंसर देते हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में, अभी सपोज मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो किसने, ये युद्ध किसने किया, ये खोज किसने की, विज्ञान में लिया तो ये खोज किसने की। ठीक है, हिंदी में तो ये कहानी किसने लिखी। वो मतलब हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो ये 6 तरह के प्रश्न आपके प्रश्नों में होने चाहिए। ये सारे के सारे प्रश्न आने चाहिए। सारे किसने बताया या सारा कब हुआ, सिर्फ डेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 3 क्वेश्चन, तीनों, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, वो कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये गलत है प्रश्न पत्र। एक क्वेश्चन कब है, एक क्वेश्चन कहाँ का होना चाहिए, एक क्वेश्चन किसने होना चाहिए। मतलब प्रश्नों के प्रकार हर एक प्रश्न पे आपके बदलने चाहिए जब आप प्रश्न चुनते हैं, है ना। आप 10 लेसन लेके बैठे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बना रहे हैं, 10 पाठ में से आपको पूछना है, तो 50 मार्क का पेपर बनाना है, तो आपको भी ये देखना है, मुझे 50 मार्क का पेपर बनाना है, 10 पाठ है, तो एक पाठ में से मुझे 5 ही मार्क का पूछना है। और उस 5 मार्क में यदि मैंने 2 मार्क का एक क्वेश्चन ले लिया है, तो मुझे अब आगे 3 मार्क का एक क्वेश्चन या एक एक मार्क वाले 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक पार्ट से आप बराबर पूछेंगे, हर तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपका पेपर जो है ना, वो पूरा बैलेंस बनेगा, कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा। हर पार्ट से बच्चे को भी जो कुछ उसने पढ़ा है वो सब कुछ लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है, क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? मैंने जो तरीका बताया प्रश्न पत्र बनाने का, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं? सबको क्लियर हो गया प्रश्न पत्र कैसे बनाना है, बैलेंस क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, सबको क्लियर है? ठीक है, अभी है मुक्त अंत वाले, जिसमें बच्चे बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? भाषा के अंदर आप उनको निबंध लिखने के लिए, निबंध में टॉपिक कोई नया दीजिए, आपने जो रटवाया है वो नहीं, आपने जो लिखवाया है वो नहीं, उसके अलावा जो बच्चे अपनी जिंदगी में देखते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, कोई कहानी लिखने के लिए, यदि विज्ञान का कोई प्रश्न पत्र बना रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्रक्रिया को समझाने के लिए आप उनको बोलिए कि ये कैसे होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति दीजिए कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, आप सामाजिक विज्ञान सिखा रहे हैं, तो उसमें ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें बच्चे अपनी समझ से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
है ना, लिंग भेद के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आपने अपने आसपास कहीं देखा है कि लड़के लड़की के बीच में भेद होता है? यदि होता है तो आपने क्या देखा है, आप उसको बताइए। मैं कल की बात करूं, एक प्रश्न था कि आप कभी जब यातायात के बीच में फंस जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या करते हैं उस वक्त? बच्चे मुझे पूछते हैं, मैम इसका आंसर क्या होगा? मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इसका आंसर मैं नहीं लिखाऊंगी, ये खुला प्रश्न है, ये आपके सबके लिए है। आप सबकी जो मतलब है समझ अलग अलग हो सकती है। आप जब अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, आप स्कूटर पे हैं, कार में हैं, और आप किसी ट्रैफिक में फंस गए, तो आप क्या फील करते हैं? आप आसपास लोगों को देखते हैं, उनको देखिए कि वो क्या महसूस करते हैं। मैंने उनको समझाया कि कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ट्रैफिक होता है, तो कई बार फंस गए तो ये होता है कि आगे शायद आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक है और पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, तो उस एम्बुलेंस को निकालने के लिए आगे के ट्रैफिक को हटाना, तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको बहुत परेशानी होती है। तो इन सब चीजों की तरफ बच्चे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये सब उनके ऊपर होता है। उनके अंदर कितनी मतलब संवेदनाएं हैं, वो आसपास क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। कई बार ये होता है कि बहुत बूढ़े लोग हैं या कोई परेशानी में है, किसी की तबीयत खराब है, रिक्शा में दवाखाने जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंसे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? हम खड़े होकर हॉर्न बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम कहीं भी कट मार के निकल रहे हैं, या हम उन लोगों को रास्ता दे रहे हैं? तो ये सब बच्चों को सीखने वाली बात है, और यहाँ बच्चा खुद अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि वो खुद क्या करता है। यही चीज है जो हम उनको जिंदगी में सिखाना चाहते हैं। शिक्षा से यही फर्क पड़ता है कि जब 10 लोग होते हैं, जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो कैसे व्यवहार करेगा और एक अशिक्षित व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा, उसका जो फर्क है, तो हमको बच्चों को यही सिखाना है। तो कुछ ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले होने चाहिए कि जिसमें बच्चे उनका अपना ज्ञान सिखा सके, बता सके उन्होंने क्या सीखा है, वो दिखा सके। ठीक है, इसके फायदे भी है इसके, और नुकसान भी है। फायदे ये है कि बच्चों को पता होता है एग्जाम कैसे होगी, किस तरह से प्रश्न आएंगे, कैसे लिखना है, पुराने साल के पेपर निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो चांसेस होते हैं बच्चों के पास होने के। ठीक है, लेकिन नुकसान इसका क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलने में अच्छे हैं लेकिन लिखने में अच्छे नहीं है, किसी परेशानी से। जिस दिन पेपर है उस दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बच्चा हमेशा बहुत अच्छा करता है लेकिन उसी दिन नहीं लिख पाया। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती है जो हम सिर्फ 2 परीक्षाएं दे के बच्चे का रिजल्ट निकाल देते हैं, तो बच्चे परेशानी महसूस करते हैं। तो फायदे हैं, वैसे नुकसान भी होते हैं इसके। कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, तो कॉपी हो जाती है, आगे पीछे देख के लिख लेते हैं, कई लोग खुद कॉपी करवाते हैं। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं इस परीक्षा के, लेकिन बहुत सारे फायदे भी है। तो हर एक के 2 पहलू होते हैं। तो जब हम इसका उपयोग करें तो हम कितना ईमानदारी से करते हैं, इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मुझे आशा है आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट हम जो एग्जाम का करते हैं उसके बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। यदि आपका कोई प्रश्न है इसके बारे में, यदि आपको कोई भी मतलब कोई अलग विचार आता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, सब सहमत है? और जहां प्रॉब्लम्स थे एग्जाम से, हमने उसको समझ लिया कि हम कैसे करेंगे। सबको भी क्लियर है एग्जाम कैसे पेपर बनाना और कैसे लेना, राइट? जी मैम। ठीक है, अभी कुछ एक परीक्षाएं होती है जो हम क्लास में अपने आप कर सकते हैं, हर टीचर अपने तरीके से। हफ्ते में एक आध बार एक दिन तय कर ले, या पाठ खत्म होने के बाद एक दिन तय कर ले कि हम इतना कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से एक टेस्ट लेंगे, या सडनली कभी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ आगे ऐसे तरीके हैं जो हम क्लास में एज अ टीचर, हम अपनी क्लास में अपने बच्चों के हिसाब से जो तरीका हमको जब भी सही लगता है अपने विषय के अनुसार वो अपना सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे तरीके, मैं उन तरीकों के बारे में आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है याददाश्त से दोहराना। ठीक है, अभी इसके अंदर गणित में हम लोग जनरली करवाते हैं पहाड़े या गिनती, है ना, ये बच्चों से पूछना, या भाषा है तो बच्चों से कविताएं पूछना, है ना, कविता याद करके आओ या कहानी पढ़ के आओ और उसको सुनाओ। या फिर हम सवाल जवाब, सारे विषयों में सवाल जवाब बच्चों को याद करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि कल आपसे इसके सवाल जवाब पूछेंगे।
या संस्कृत में यदि श्लोक है या दोहे हैं हिंदी में, तो हम वो उनसे याद करवाते हैं और पूछते हैं। या जैसे सामाजिक विज्ञान में लंबी लंबी, या विज्ञान के अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती है या लंबे ऐसी कुछ, कि पूरी ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये प्रयोग पूरा कैसे होता है ना, कोई भी फेनोमिना, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। तो वो लंबे जवाब हम ये बोलते हैं, एक एक जवाब को याद करके आइए, और दूसरे दिन हम पूछते हैं। फिर जहाँ अटकते तो वहां उनको मदद कर सकते हैं, और उनको यदि वो गलत बोल रहे हैं तो हम उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। या गणित के सूत्र है या विज्ञान के सूत्र है, वो हम उनको याद करके आने के लिए और उनको मौखिक रूप से दोहराने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद करके ये चीजें फिर से दोहराना, फिर से बोलना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है एग्जाम लेने का। इससे क्या होता है कि बच्चे कितना सीखे, कहाँ पे मुश्किल में है, कौन सी चीज उनको नहीं समझ आ रही, या कौन सी गलती कर रहे हैं, ये हमको पता लग सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी टेस्ट आप क्लास में कभी कभी करते हैं? जी मैम, करते हैं। करते सभी हैं लोग मैम। करते हैं। यस मैम। इसको मतलब रेगुलर बेसिस पे करा करिए, 15 दिन में एक बार तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए। तो एक दिन हमको मतलब पता चल जाता है कि हमने पिछले दिनों में जो सिखाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। तो इसको एक अपनी आदत में ले आइएगा कि एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो बच्चों को ऐसे दोहराने वाली परीक्षा हो जाए। ठीक है। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान के किसी प्रयोग की परिकल्पना और निष्पादन करना। मतलब सिर्फ विज्ञान में नहीं, ऐसे बहुत सारे विज्ञान में और गणित में ऐसे होते हैं, और इवन दूसरे में भी यदि आप कोई कहानी या कोई ऐसा आ जाता है तो उससे रिलेटेड, सामाजिक विज्ञान में भी ऐसा कुछ होता है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल करके बच्चों को बताना, और उसके बाद बच्चों को करने देना, तो उससे हम मतलब ये कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, जब आप प्रैक्टिकल क्लास में जाते हैं ना, तो आप इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप क्लास में कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में इस जगह इस चीज को यूज कर सकती हूँ, आपको ये अपने आप समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिससे आप बच्चों को प्रैक्टिकली क्लास के अंदर करवाएं, और फिर आप उनको चेक करें, आपने कोई चीज सिखा दी। ठीक है। जैसे गणित के अंदर जोड़ करना सिखा दिया। ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है, बाजार से एक बिल लेकर आइए, आपके पास बहुत सारी चीजों के बिल होते हैं, है ना। तो एक बिल लेकर आ जाइए और बच्चों को बोलिए, ये बिल तो मैंने लिया लेकिन इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप एक बार जोड़ लगा के बताइए ये सही है या नहीं। बड़ा क्लास है तो उनको बोलिए कि इसमें जीएसटी जितना परसेंट निकाला है, ये सही गिना है कि गलत गिना है ना। तो प्रैक्टिकली आप ऐसे सिर्फ विज्ञान के प्रयोग करना ही नहीं, उसके अलावा भी आप जो चीजें करते हैं उसको प्रैक्टिकली बच्चों को कभी भी ऐसा कोई छोटा सा काम करने के लिए दे सकते हैं, और उसके बाद उनको चेक कर सकते हैं कि कौन कितना सही कर रहा है, किसने कंसेप्ट को सही तरीके से सीखा है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके विषय के हिसाब से जो भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं इवन भाषा के लिए मैं जानबूझकर क्लास के अंदर जैसे कोई चीज सिखा दी, उसके बाद उसी सेंटेंस को गलत तरीके से बोलना, है ना। आप क्लास में कुछ बोलिए, उसको गलत बोलिए, और फिर थोड़ा सा रुक के देखिए कि कितने लोग उस गलती को पकड़ते हैं और सही करके बताते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है। तो ये कभी कभी बच्चों के सामने गलती करना भी जरूरी होता है, ताकि वो बोल के बताए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्लास में प्रैक्टिकली उनके कुछ भी प्रयोग करके बच्चों को टेस्ट करने के कि कितना सीखा है उन्होंने। ठीक है। इस तरह के टेस्ट करने के लिए बच्चे कोई जैसे कुछ बनाना है, करना है, स्कूल में टाइम कम मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं। जी महेश जी, आप कभी कभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। आ, बच्चों को हम घर से प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दे सकते हैं, ताकि उनको कितना समझ में आया है वो, हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से पूरा स्कूल में ना हो सके, तो घर से करके भी ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है खुली पुस्तक वाली परीक्षा। आपने कभी किसी ने खुली पुस्तक वाली परीक्षा दी है या ली है? बच्चे को बोला है किताब खोल के रखिए और आपने क्वेश्चन दिए बच्चों को उस क्वेश्चन के आंसर लिखने, कभी किया है? जी मैम, जैसे बच्चों को किताब खोल के बोलते लिख के दिखाओ, ऐसा कभी कभी करते हैं।
नहीं, एग्जाम जो लेना है, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि बच्चे किताब खोल ले तो भी वो उनको पूरा पढ़ा होगा तो ही वो आंसर लिख पाए। ओपन बुक सिस्टम होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। इसमें एग्जाम में मतलब बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। बच्चे जिसने पढ़ी है किताब, मेहनत की है, वही उसको लिख सकता है। मोस्टली कॉलेजेस में ऐसे होते हैं, लेकिन हम 5th 6th 7th के बच्चों के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं, किताब खोल के। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे सपोज एक कहानी है, ठीक है, उस कहानी में जो भी कैरेक्टर है, आप बच्चों को बोलिए कि इस कहानी के हिसाब से इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो बच्चे ने यदि वो कहानी पढ़ी है, उसके बारे में जानता है, तो ही वो अपने शब्दों में उस चीज को बता पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी विज्ञान के अंदर है, यदि कुछ प्रयोग है या कुछ है, तो आप उसको ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे विज्ञान के अंदर कोई एक मतलब पदार्थ के बारे में सिखा रहे हैं हम, ठीक है, कि पदार्थ मतलब जो द्रव्य होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती है, घन पदार्थ की क्वालिटीज क्या होती है और गैसीय पदार्थों की क्वालिटी क्या होती है। फिर आप उसको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाइए कि बच्चे को सोचना पड़े कि यदि मैंने इस चीज का उपयोग किया तो ये किस कैटेगरी में आएगा, है ना। जैसे किसी पदार्थ का गर्मी से, जैसे बर्फ है, जब गर्म होता है तो पानी बनता है, और गर्म होता है तो भाप बनता है, फिर ठंडा होता है तो पानी बनता है। ये हमको प्रोसेस पता है। तो इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछिए ताकि उस ज्ञान का उपयोग बच्चा वहां कर सके, है ना। उसको बताइए कि यदि आपके पास, आप समुद्र के बीच में है, समुद्र के अंदर पानी खा रहा है, तो आपके आपके पास नॉलेज है कि जो मतलब इसको हम गर्म करके ठंडा करके वापस पानी बना सकते हैं। तो आप इस प्रक्रिया का उपयोग किस तरीके से कर पाएंगे कि आप समुद्र के बीच में मीठा पानी ले सकें। ठीक है, तो अभी वहां पे थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि समुद्र का पानी है, उसको यदि किसी बर्तन में रख लिया और उसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह लगा दिया और उसके बीच में कुछ गड्ढा करके एक कटोरी रख दी खाली, और उसका सूरज की धूप से वो वापस उसका मतलब बाष्पीभवन होता है, उसके बाद वो वापस कंडेंसेशन ठंडा होके फिर पानी बीच की कटोरी में गिर के जो आएगा, तो इस तरीके से पूरा होके वो हमको साफ पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा, नमक नहीं होगा। क्योंकि नमक जो होता है वो जहां सूखता है वहीं नीचे रह जाता है, सिर्फ पानी ऊपर जाता है। तो हम एक प्लास्टिक की बैग लगा के वो पानी को इकट्ठा कर, तो ये मतलब बच्चा खुद सोच सकता है कि नहीं, हमारा कंसेप्ट ये है, लेकिन हमारे क्वेश्चन इस तरह से घूम के होंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा लेवल हाई चाहिए खुली पुस्तक के लिए, लेकिन हम कोशिश करें यदि बच्चों के साथ सिखाने की, करवाने की प्रैक्टिस, तो ये हो सकता है। ठीक है, इससे रट्टा मारने वाली पद्धति समाप्त हो जाती है। बच्चे सोचने पे मजबूर होते हैं, उन्होंने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। ठीक है, हम जैसे सपोज गणित सिखा रहे हैं, गणित में हमने फ्रैक्शन मतलब एक के अनेक भाग करना सिखाया, ठीक है, तो अभी आप उनके क्वेश्चन गणित के अंदर पूछना है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास भाई 2 तरबूज है और खाने वाले 6 लोग हैं, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा, आप उसको हिस्से करके बताइए। ठीक है, हमने सीधा सिंपल क्वेश्चन दे दिया उसको, बच्चे को अभी 2 तरबूज है और उसको 6 लोगों में भाग करना है, तो वो हर एक को 1/3 मिलेगा, तो वो किस तरह से उस पे गिन के आता है। तो ये उनका प्रैक्टिकली, आप उसको बुक ओपन करने दीजिए, बुक में कहीं पे नहीं लिखा है कि 2 तरबूज को कैसे बांटना है 6 भागों में, लेकिन भाग कैसे करना है ना, उसके सारे नियम अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों का ओपन बुक सिस्टम, आप देखो जितने नियम आप सूत्र देख सकते हो, आप समझ सकते हो, और फिर आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़ा लेवल टीचर का भी हाई होना पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, बच्चे यदि समझ चुके हैं तो वो सीधा, उनको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं अटकते हैं तो वो किताब में देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पढ़ा होगा तो उसको आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों को पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। जब बुक सामने होती है तो बच्चों को टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यदि हम कहीं अटके तो हम बुक देख सकते हैं, इसलिए बच्चे टेंशन फ्री तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी उन्होंने पढ़ा है वो उसको ज्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं यदि इस पद्धति से परीक्षाएं होती है। और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो सारे व्यवहारिक होते हैं, क्योंकि बच्चों का ज्ञान है, उसको हमको चेक करना है।
तो सारे क्वेश्चन होंगे वो व्यवहारिक होंगे, ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, औसत छात्र होते हैं, वो भी यदि उन्होंने ज्यादा नहीं भी आता है तो बुक सामने खुली है तो उसको देखकर भी वो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत इसका उपयोग आजकल शुरू हो गया है, और शायद हो सकता है यदि एनईपी वगैरह आए तो ये पद्धति हमारी स्कूलों में भी शुरू हो सकती है। तो एज अ टीचर यदि आपको ये पद्धति पता हो और आप इसका थोड़ा उपयोग करें, कोशिश करिएगा आप लोग इसको ज्यादा थोड़ा इस पे काम करने की। आपको भी मजा आएगा, बच्चों के साथ भी मजा आएगा, और थोड़ा कुछ नयापन होगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को खुली बुक पद्धति, ओपन बुक सिस्टम समझ में आया होगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। या जी? जी, आप सभी चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। जी, सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है इसमें? आई होप एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया है कि खुली शिक्षा पद्धति, खुली बुक पद्धति, पुस्तक पद्धति में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछना। सॉरी, शिक्षक द्वारा छात्र का अवलोकन, ठीक है। अभी ऑब्जर्वेशन हम लोग जनरली जो केजी सेक्शन होता है वहां पे हम करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे स्कूलों के जो केजी नर्सरी स्कूल के जो रिजल्ट होते हैं उसमें बहुत सारी लंबी लंबी चीजें होती है, टीचर सब में टिक या 1 2 3 4 5 में मार्किंग करते हैं, या यस नो, या कभी कभी ऐसा ऐसा लिख के जवाब देते हैं। वहां पे क्या होता है, बच्चे की सारी चीजें, पूरी पर्सनालिटी, बच्चा क्लास में जवाब देता है, बच्चा रोज आता है, बच्चा रोज होमवर्क करता है, बच्चा हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, खेलकूद में इंटरेस्ट लेता है, अपनी काम खुद कर पाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए टीचर्स टिक करते हैं। तो हम एज अ टीचर, हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम ये सारी चीजें करें, लेकिन एक शिक्षक को क्लास के हर बच्चे के ऊपर नजर रखनी चाहिए, और उसको एक माप होना चाहिए हमारे पास हर बच्चे का कि ये बच्चा किस चीज में अच्छा है, ये बच्चा क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। आप यदि रोज क्लास में जाते हैं तो आप हर बच्चे के साथ मिलते हैं, हर बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी न किसी कंटेक्ट से रोज किसी न किसी से कुछ ना कुछ बातचीत आपकी सबसे होती है ना। तो कौन ज्यादा इमोशनल है, कौन ज्यादा मतलब खुल के बात करता है, कौन डर के बैठता है, कौन बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, किसके दिमाग में कितनी चीजें चलती है, तो इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। बच्चे आपसे कैसे प्रश्न पूछते हैं उससे आपको पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है ना। कभी कभी क्लास में कुछ चीजें हम जब समझाते हैं, बताते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो ओपनली पूछ लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं। तो आपको पता चलता है कि किस बच्चे की सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर जब हम बच्चों को बोलने देते हैं थोड़ा सा, तो उनके पास जो जानकारी होती है उससे एक तो हमको दो चीज होता है, एक तो उनका लेवल पता चलता है कि बच्चों की सोच किस तरह की है, क्योंकि जनरेशन डिफरेंस जो हमारा पीढ़ियों का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। मतलब हर पीढ़ी, हर 10 15 साल के बाद जो मतलब नई पीढ़ी आती है उसकी सोच में फर्क आता है, डेफिनेटली है ना। तो हम और जो बच्चे क्लास में है, हमारी सोच में वगैरह में अंतर है। तो जब हम क्लास में थोड़ा सा ओपन बच्चों को देते हैं तो उनकी सोच हमको पता चलती है। दूसरा, उनके पास जो जानकारी है वो, एक बच्चा यदि कोई अपनी तरफ से जानकारी देता है तो दूसरे बच्चे उसको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा अच्छे से लेते हैं, ठीक है। तो उससे दूसरे बच्चों को लाभ होता है। प्लस उनका ऑब्जर्वेशन करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अब हमको हमारा
जो पढ़ाने का तरीका है उसमें क्या बदलाव लाना है। तो बच्चों का ऑब्जर्वेशन एज अ टीचर, आप यदि याद नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं मेरे टीचर को हमेशा बोलती हूँ एक एक डायरी उनको दे के रखिए, कि जब भी आपको किसी बच्चे की कोई बात ऐसे दिमाग में आती है, आपको लगता है ये चीज, तो उसको नोट करिए, ताकि अगली बार यदि कुछ होता है, क्योंकि 50-60 बच्चे हैं, टीचर 3-4 क्लास में जाती है, तो 200 बच्चों का टीचर को अपने दिमाग में सबका याद रखना मुश्किल होता है। तो एक आपके पास डायरी होनी चाहिए, और जब भी आपको कोई चीज बच्चे की अच्छी लगती है या कहीं आपको लगता है कि ये कमी है, कमजोरी है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि आप उसको अगली बार उसको सुधार सके, उसके बारे में सोच सकें। ठीक है। दूसरा है प्रश्नों के मौखिक उत्तर। ये मौखिक एग्जाम हम सब लेते हैं, आप लेते हैं, मौखिक एग्जाम लेते हैं? जी मैम। 1 कितनी क्लास बार, के यस बच्चे मैम। कितनी बार लेते हैं साल में? एग्जाम में 2 बार लेते हैं, और टेस्ट में भी पूछते हैं अच्छा, 1 क्लास के बच्चों से। बढ़िया। 1 क्लास का बच्चा पूछने का ही रहता है, वो लिख नहीं पाते, इसलिए पूछते ही सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, और बड़े बच्चों के लिए? बड़े बच्चे के लिए लिखते हैं बोर्ड पूछने में। वाले मौखिक एग्जाम कब होती है? बड़े बच्चे को तो पूछे नहीं है मैम, बस उस सबको लिखवाते हैं। जी, यहीं पे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। महीने में कम से कम एक आध बार बच्चों की मौखिक परीक्षा जरूर ले लीजिए। सबकी साथ में नहीं ले सकते तो रोल नंबर वाइज, कि भाई आज 1 से 10 के बच्चों को हम 5-7 मिनट 10 मिनट देना है। एक बच्चे को 1 मिनट भी दिया तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। यदि आपके 30 बच्चे या 40 बच्चे हैं तो आप 3 या 4 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं, रोज 10 मिनट दे के। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पूछिए, बहुत सारा पूछने की जरूरत नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो बच्चा क्या उत्तर देता है आपको उसका अंदाजा आ जाएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम है, और उसको कैसे आपको उस बच्चे को ठीक करना है, कैसे उसकी लेवल ऊपर करना है। ठीक है। तो प्लीज आप कोशिश करिएगा, ओरल एग्जाम महीने में एक बार कम से कम 10-10 मिनट, ऐसे 40-50 मिनट, हम यदि 40-50 बच्चे हैं तो 40-50 मिनट महीने में निकाल सकते हैं एक बार तो। यस और नो? जी मैम। इससे फायदा ये होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में परेशानी होती है, वो जवाब ओरली देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बच्चे को लिखने में परेशानी, जवाब ओरली बहुत अच्छा दिया। कुछ बच्चे जब कॉपी कर लेते हैं मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जब आप मौखिक पूछेंगे तब समझ में आएगा कि उनको कितना आता है। ठीक है। और जब आप उनकी मौखिक परीक्षा लेते हैं ना, तो आप उनके पूरे व्यक्तित्व को जान सकते हैं। बच्चे की सोच समझ कैसी है, प्रेजेंट करने का तरीका, बोलने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व होती है ना। और जो संकोच वाले बच्चे हैं, जो हमेशा संकोच करते हैं, थोड़े से दबे दबे से रहते हैं, तो हम इस तरह से उनको थोड़ा मौका देके उनको थोड़ा सा मतलब उत्साहित कर सकते हैं कि वो कुछ लिखे। जैसे बच्चे ने, आपने पूछा, बच्चे ने जवाब दे दिया तो बच्चा खुश हो जाएगा, उसको वेरी गुड दिया, स्टार दिया, बच्चा खुश, तो अगली बार वो और अच्छा करने की, लिखने की एग्जाम में भी और बेटर करने की। तो मौखिक एग्जाम से मैंने देखा है कि लिखित परीक्षा में रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो लिखित से पहले यदि मौखिक हो जाती है तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। प्रॉब्लम वहां होगी जो बच्चे बोलने में कतराते हैं, वहां थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम उनको यदि एनकरेज करें तो इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। मैं कर ली तो नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। छात्र द्वारा एकत्रित जानकारी का प्रदर्शन। हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और उसके बाद मैं ये करती हूँ, जैसे दिवाली और अपना समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां, उसमें हम लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं, और वो होमवर्क प्रोजेक्ट जैसा होता है, उनको कुछ करना होता है। जैसे मैं एसएस का होता है, अभी इस दिवाली पे मैंने उनको दिया था कि गुजरात के अंदर जितने भी मेले लगते हैं उन मेलों के बारे में उनको जानकारी इकट्ठा करना थी। उसके लिए मैंने ये भी किया कि एक गुजरात सरकार की एक पूरे गुजरात के मेलों के ऊपर एक किताब थी, कम से कम 200 पेज की किताब थी, मैंने उसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी।
मैंने कहा आप इसमें से ढूंढिए, आप सारे मेलों के बारे में पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिखिए। और जब लिख कर लाए तब क्लास में उन सबसे पूछा था कि आपने जिस मेले के बारे में लिखा है उसके बारे में 2 या 5 वाक्यों में बताइए कि कहाँ होता है, कब होता है और इस मेले में क्या किया जाता है ना। बहुत सारे तरह के मेले लगते हैं, हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है। तो इस तरह से कुछ क्रिएटिव होमवर्क दीजिए जिससे बच्चे अलग अलग जानकारी ढूंढ के लाए और उसको क्लास में सबके सामने प्रस्तुत करें। ये एक बहुत जरूरी चीज है बच्चों के लिए। बच्चों को अपनी मतलब जानकारी, जब एक चीज की जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसको देखते देखते बच्चे बहुत सारी दूसरी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा एम, बच्चे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें खुद ढूंढना, खुद सीखना, ये सीख जाते हैं। हर विषय के लिए इस तरह से दे सकते हैं। भाषा में आप कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, या किसी किताब का मतलब उसकी समरी लिखने के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, गणित के अंदर आप उनको कुछ पर्टिकुलर की भाई उसका बिल लेकर आइए, इसका यूज कहाँ होता है लेकर आइए। ग्राफ सिखाया है तो आपने उस मैच में के ग्राफ कैसे थे उसको बना के लाइए, उस मैच के ग्राफ, है ना। बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें आप उनको बहुत सारी नई नई दे सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से वो कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। और इसके अलावा एक है अभिनय के द्वारा। ये छोटे बच्चों के साथ ये एक प्रयोग हो सकता है। हम बच्चों को मतलब ये बोले कि आपने जो भी सीखा है उसको आप इस तरह से बोलकर बताइए, इस तरह से करके बताइए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों को अभिनय के द्वारा प्रैक्टिकली आपके विषय में बच्चे क्या कर सकते हैं, आप उसको देखिएगा। जिसका माइक ऑफ करवा दीजिए। सरिता का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये सारे कक्षा परीक्षण के तरीके थे। हमने पेन पेपर से शुरू किया, ठीक है, और याददाश्त वाले, फिर विज्ञान के प्रयोग, खुली पुस्तक परीक्षा पे डिस्कस किया, मौखिक उत्तर पे किया, छात्रों द्वारा एकत्रित जानकारी और अभिनय। ठीक है, ये हमने सारे तरीके सीखे। इसके अलावा हम जो करते हैं एक मतलब मूल्यांकन विद्यार्थियों को करने के कुछ तरीके हैं। बस ये मेरा लास्ट है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं, हमारी नई शिक्षा पद्धति में इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है और मोस्टली ये तरीका अपनाया जाएगा। जैसे हम सिर्फ फाइनल एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट देते हैं, ये उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस सारे साल बच्चे की हर चीज पे हमको ध्यान रखना होगा, हर चीज को नोट डाउन किया जाएगा और उसके बाद उसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, नियमित रूप से बच्चे का हर जानकारी, हर बात को नोट किया जाएगा, हर वीकली टेस्ट, हर चीज के मार्क्स, उसके व्यवहार के मार्क्स, बहुत सारे तरीके की गिनती होगी। तो ये सतत मूल्यांकन के अंदर आता है। उसके बाद है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में ये होता है कि बच्चे के हर पहलू को, मतलब सिर्फ पढ़ाई वाला पहलू नहीं, क्लास में उसका व्यवहार कैसा होता है, दूसरी चीजों में वो कैसा है, खेलकूद में कैसा है, मतलब उसके हर एक व्यवहार के पहलू को, बच्चे का पूरा जो बोलते हैं ना पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी का जब उसका मतलब आकलन होता है, हर चीज को मार्किंग किया जाता है, उसको व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन, कौन सा बच्चा किस चीज में दक्ष है, मतलब उनके कौशल, प्रैक्टिकली उनको हम टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से। बहुत सारी अलग अलग चीजें दी जाती है, फिजिकल करने के लिए दी जाती है, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए दी जाती है, बहुत सारी चीजें, पर्टिकुलर चीज में बच्चा कैसा है उसकी दक्षता के हिसाब से उसका रिजल्ट बनता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन ऐसा होता है, मतलब ये स्पेसिफिक तरीकों से होता है, बहुत क्रिएटिव तरीकों से, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग चीजें बच्चों को दी जाती है और उनका अलग अलग तरीके से मूल्यांकन, कि इस चीज में बच्चा इस पे आया, यहाँ पे ऐसी परेशानी आई तो बच्चे ने इस तरीके से सॉल्व किया, इसका लेवल यहाँ तक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पहलू ऐसी मतलब उनको दी जाती है अलग अलग एक्टिविटी, और उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ये कब किया जाता है, जब कोई नई योजना लागू करनी हो,
कोई नया तरीका अपनाना हो तो पहले प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरह के मूल्यांकन किए जाते हैं कि हम यदि इस तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया ओपन बुक सिस्टम, यदि नया सिस्टम करना है तो पहले उसको एक पर्टिकुलर क्लास पे या पर्टिकुलर बच्चों पे उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। तो वो क्रिएटिव मूल्यांकन होता है, एक नया तरीका ढूंढ के निकालना, उससे मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद आगे चलना। ठीक है। और है आंकलित मूल्यांकन। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि किसी स्कूल का 10th बोर्ड का रिजल्ट 50% रहा, तो वो आंकलन होता है कि इस स्कूल का 50% रिजल्ट आता है तो ये स्कूल अच्छा नहीं है, इस स्कूल का 70% आता है तो ये इससे बेहतर है, उस स्कूल के 90% बच्चे पास हो जाते हैं तो वो स्कूल सबसे अच्छा है। तो ये एक मूल्यांकन होता है जिसमें सारी चीजें देखी जाती है कि बच्चों का 10th का रिजल्ट आता है, कितना आता है 12th तक। तो उस इस तरीके का मूल्यांकन जो सिर्फ बच्चों का ना हो के पूरे स्कूल का, पूरे सिस्टम का मूल्यांकन होता है। कई बार नई किताबें जो अपनाई जाती है तो उसको पहले किसी किसी स्कूल के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसको उन स्कूल के लिए रखा जाता है, पर्टिकुलर बच्चों के लिए रखा जाता है, वो उसमें कैसा कर पाते हैं, उसके बाद उसमें क्या अंतर आया उसको देखा जाता है। तो ये इस तरह के मूल्यांकन आंकलन करने के लिए होते हैं कि ये पद्धति सही है या नहीं, ये किताब सही है या नहीं, ये करिकुलम सही है या नहीं। तो हम भी एक्चुअली कई बार अपनी क्लास के अंदर कुछ कुछ नए तरीके अपनाते हैं, तो उसके लिए हम भी अपने आप को भी मूल्यांकन करते हैं कि हमने ये तरीके से पढ़ा, ये सही रहा या नहीं, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मूल्यांकन करने के। आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट देना था, इसमें बहुत डिटेल डिस्कस हमको नहीं करना है। तो आई होप क्लास में टेस्ट कैसे लेना और विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे करना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, राइट? यस और नो? जी जी, ऐसे जी, बेबी जी, सुशीला जी, जी वीणा जी, सबको क्लियर है? अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज हमने मूल्यांकन के बहुत सारे नए तरीके सीखे, तो आपके लिए आज जो सीखे उसमें कौन सा नया तरीका था मूल्यांकन का जो आपको नहीं पता था? और दूसरा, इन सब में से आपको अपनी कक्षा के लिए या अपने विषय के अनुसार कौन से तरीके ज्यादा बेहतर लगते हैं? मेरे क्वेश्चन क्लियर है? इस आज के जितने तरीके हमने सीखे उसमें से कौन से ऐसे थे जो आपको नए तरीके पता चले बच्चों को टेस्ट करने के, और कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपके क्लास या आपके विषय के हिसाब से ज्यादा बेहतर होंगे, सिर्फ पेन पेपर को छोड़कर? पेन पेपर एग्जाम को हम छोड़ दे यदि तो। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सबको? और उसके अलावा यदि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लालमणि जी, आपसे शुरू करें। सर हमसे शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, आप नए तरीके जो आपने बोले मैम, तो उसमें हम सीखे जो आपने बोले जो खुली किताब, जी तो वो नया तरीका था मैम, वो आज जाने हैं। जी जी मैम, आपने जो बोले जो बच्चों को सही तरीके बेहतर होंगे, तो आपने जो शुरू में बताया था मैम कि जो बच्चे सब कुछ जानते हैं, जो मतलब सभी को आता है, वो मतलब 40 मार्क्स का हम वो नाम लेंगे। जो जी जैसे कि हो गया, जैसे में बच्चों को जो सभी क्लास में जो बच्चे को सभी चीज आती हैं, जैसे कि हो गया जी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, हाँ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये सभी बच्चे को आते हैं, तो वो जी हम 40 मार्क्स का लेंगे। जी जी मैम। उसके बाद जो सही गलत है वो 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 40 मार्क्स का लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे 10 मार्क्स का। सबसे शुरू में ऑब्जेक्टिव लेंगे मैम, एक जो टिक लगाने वाला रहता है उसको। जी उसके बाद रिक्त स्थान लेंगे, वो ये सब करवाएंगे मैम। लालमणि, उसके बाद 40 मार्क का जो सब लोग कर सकते हैं, 40 मार्क का जो पढ़ाई जिसने की है वो कर सकते हैं, और 20 जी मार्क का जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बहुत मेहनत अच्छे की, से वही किए। कर सकते हैं। जी जरूर जी मैम। और जी लालमणि जी। और मैम प्रैक्टिकल
बच्चों को करवाएंगे, जी जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है लालमणि जी? जी मैम थोड़ी सी खराब है, कोई बात जुकाम। नहीं, कोई बात नहीं, इतना काफी है लालमणि जी। आप धन्यवाद। अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी अर्चना जी। जी मैम, अगर मैं क्लास में जाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले देखें कि उसका दिमाग कैसा है, कौन सा बच्चा कैसा है नहीं है, उसके अनुसार से बच्चों को देखेंगे और फिर बताएंगे। जैसे कोई बच्चे हैं अपना विषय के अनुसार से बताएंगे, जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं मैम, तो बच्चे जी को बोलेंगे कि पहले पढ़िए, वो क्या नहीं जानते हैं क्या जानते हैं, उसमें से पहले बच्चे लोग को बताएंगे, पढ़ने सिखाएंगे। जी और जैसे बताएं कि बच्चे लोग को किताब से खोल करके प्रश्न लिखना बताना, तो बच्चे बहुत ऐसे होते हैं, आज हम बच्चे लोग को दे रहे थे तो बहुत बच्चे नहीं लिख पा रहे थे, तो उन लोग को बोले कि पहले आप किताब को पढ़िए, समझिए कि क्या है, उसके अनुसार से आप उसको लिखिए। तो बच्चे लोग को पढ़ाएं, जब समझाएं फिर बताएं, तो बच्चे लोग फिर अपने से कोशिश करने लगे और लिखने लगे। इस तरह से फिर बच्चे लोग को बता सकते हैं। जी जी अर्चना जी, आज का कौन सा नया तरीका था जो आपको नया लगा, जो आपको नहीं पता था परीक्षा का? इससे बच्चे को किस तरह से कितना नंबर मार्क्स देंगे, इस चीज को हमको पता नहीं था मैम। किस तरह से बच्चे लोग को, कौन सा बच्चा कैसा है, उसको कैसे देना है, तो ये चीज ठीक है। हमको आज पता चला। जी जी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गुड़िया जी मैसेज डाला, आपका शायद रिचार्ज खत्म हो रहा है। ठीक है, आप पहले बता दीजिए। जी हेलो मैम। सुनीता जी। हाँ जी। मैम आज हमको नया लगा ये वाला, मतलब बच्चे खुद से जानकारी करके, मतलब जानकारी इकट्ठा करके लाएंगे, तो जी जी बच्चे अगर एक बच्चे जानकारी इकट्ठा करके लाएंगे तो दूसरे हाँ बच्चे की देखा देखी में जल्दी सीखेंगे, अधिकतर सीखेंगे वो। जी कि बिल्कुल। अगर मान लो कि साइंस एजुकेशन जैसे लोग कुछ बना के लाएंगे, नाव भी बनाएंगे, तो दूसरे बच्चे भी हाँ कागज फाड़ के नाव ही बनाएंगे। तो अगर वो कोई बच्चा कोई बुद्धि लगा के फिर और कुछ बनाएंगे, तो ड्राइंग देख के दूसरे बच्चा भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा अच्छा हमको वही लगा है मैम। जी बढ़िया। अभिनय भी अच्छा लगा। जैसे मान ली कि राजा रानी की कहानियां कुछ किताबें पढ़े, अगर हाँ अभिनय करके बताएंगे कि ये रानियां हैं ये राजा हैं, तो एक्टिविटी से और ज्यादा उन लोग का बेहतर होगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा जी मेरे। जी सुनीता जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। अच्छा लगा मैम, जो आर्दस्त के दोहराना जो प्रश्न होता है ना, जी वो दीदी का नया नया प्रश्न प्रश्न पूछना, जी वो और जो कहानी बताए, वो कहानी के माध्यम से यदि बच्चे को बताएंगे तो बच्चे सुन करके ज्यादा ही उन लोग सीखते हैं, ज्यादा याद रखते हैं जी वो। और प्रश्न बोलने की 5 तरह का पूछना चाहिए बच्चों को, क्या कैसे क्यों कैसे किसने, जी ऐसे करके। तो जी उससे भी बच्चे बार बार यदि पूछ रहे हैं तो उससे भी उन लोग का थोड़ा दिमागी थोड़ा तेज होता है दिमाग। जी जी सावित्री जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वीणा हेम्ब्रम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज हमको आपका जो आज जो बताया नया, उससे हमको पता नहीं था पहले हमको इस तरीके से पढ़ाने का। आज जो बताया वो जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछना। अगर हम बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछते हैं तो उसे सुनने में आसान प्रश्न ही पूछेंगे तो सुनने में अच्छा भी लगेगा और बच्चा बता भी सकेगा।
जी कि इसे कैसे करना है और क्या है और कैसे है। और जो बच्चा ऐसे नहीं समझ पाता है जैसे पूछने से, तो उसे हम कुछ ये करने के लिए देंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर वो देखते हैं अगर वो नहीं कर पाता है, तो सब बच्चों को देंगे उसे करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाता है तो हम उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे फिर हम लिखने के लिए कहेंगे सब बच्चों को कि आप लिख के बताएं कि आप क्या समझे। जी जो बच्चा लिख पाता है वो ठीक, जो नहीं लिख पाता है तो हम उस बच्चे को बोर्ड पर बुलवाते हैं। ऐसा बच्चा भी होता है कि जो खड़ा होकर फिर डरने लग जाता है, डर के मारे अपने मुंह से वाक्य भी नहीं निकल पाते हैं। हाँ जी तो इससे वो ऐसा करता है कि ठीक है तुम बोल नहीं पाते तो कोई बात नहीं, तो बोर्ड पर आ जाओ। तो बोर्ड में आके वो लिख लेता है। और कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि बोर्ड पर आने से भी डरता है, लिखने से भी डरता है। जी तो उस बच्चे को हम फिर बाद में दोबारा कोशिश करते हैं उसको समझाने का। वो नहीं समझ पाता है। यही तरीका हमको अच्छा लगा है आपका कि मौखिक प्रश्न पूछने का बच्चों से। अगर ये तरीका हम अपनाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख भी लेगा और बहुत जल्दी वो ऑब्जर्व भी कर लेगा। जी जी वीणा जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद वीणा जी। निशा कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, हम अपने बच्चों को जैसे कि मौखिक में पूछ सकते हैं, जैसे सभी बच्चों को भी कि APPL आता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए उसे जैसे कि एप्पल में सेब होता है, हम बोल सकते हैं कि एप्पल में आम होता है, तो बच्चा लोग बोलेगा कि ये रॉन्ग है। इससे बच्चा लोग सीखेगा कि ये तो गलत है। इससे बच्चा सीखेगा। जैसे जो चीज फिर याद करने देते हैं उसको याद करके आता है, फिर दोहरा कुछ दिन के बाद, 2 दिनों के बाद फिर दोहराएंगे। जैसे बच्चा को फिर से जो कुछ छूटा होगा, पीछे भूल गया तो उसे याद आ जाएगा। ऐसे खुली किताब बेहतर होगा। फिर जैसे प्रश्न लिखाएंगे, जैसे कि कब, कहाँ हुआ था, कहानी से छाटकर कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने कहा था, जैसा मतलब कहानी के हिसाब से। जिसमें और निबंध में जैसे कि होगा, जो लिखा है उससे हटकर देना लिखने के लिए, जो लिखा है तो उससे जी हटकर देंगे। जो बच्चों के, जिसने बच्चा जहाँ देखा है अपने घर में जिस प्रकार का देखता हो वैसा निबंध देंगे, जो लिखा है उससे हटके। और फिर प्रैक्टिकल में जैसे कि जोड़ घटाव भी सिखा सकते हैं। जैसे कि आस पास में जो पेड़ होगा, 1-2 पेड़, फिर एक पेड़ को जोड़ के और फिर हटा के घटाव बना सकते हैं। इस प्रैक्टिकल में बता सकते हैं। जी मैम। जी निशा जी, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद निशा जी। संतोष किसको जी। संतोष जी, हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं उनको? नहीं। जी संतोष स्कू शायद लेफ्ट हो गए हैं। आप अगला प्लीज इनवाइट कर है दीजिएगा। है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ संतोष जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप साउंड एक बार फिर से कनेक्ट करिए, आपका साउंड कनेक्ट नहीं है। संतोष जी, आप एक बार फिर से जुड़िए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सरिता राज। जय जिनेन्द्र में। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले बच्चों को देख लेना है कि बच्चा कैसा है और उसका दिमागी देखना है कि बच्चा किस तरीका से जल्दी समझ पाएगा, और उसी प्रकार से बच्चों को जैसे मौखिक परीक्षा लेते हैं हम यहाँ सप्ताह में 2 बार या
ले लेते हैं मौखिक परीक्षा बच्चों से, कुछ भी मतलब पूछते हैं। तो ऐसा है कि कोई बड़ा बच्चा जैसे बता लेता है तो उसे सुन के छोटा बच्चा कैसे दोबारा यही प्रश्न पूछे तो वही वाला भी बता देती है, लेकिन दूसरा प्रश्न पूछते हैं तो नहीं बता पाती है। लेकिन यही है कि जैसे हम कभी हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में जैसे पढ़ा के और उसमें भी हिंदी वाला में भी प्रश्न बच्चों को पूछते हैं पढ़ा के, तो बच्चों तुरंत कोई कोई बता देती है मौखिक में। और यही है गणित, जैसे गणित में पढ़ाती हूँ तो कुछ भी अंक है तो उसको व्हाइट में लिखना है, तो उसी तरह करके बच्चों को भी बताती हूँ। और यही है कि आपने जो अभी बताई मैम कि यही जो खुला परीक्षा ये सब नई जानकारी था हमको, ये जानकारी मिली अभी। और बच्चों को इसी तरह भी करेंगे, नहीं करते थे पहले। जी कोई मैम। बात नहीं। जी बढ़िया सरिता जी, धन्यवाद। अनीता हेम्ब्रम। अनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी अनीता हेलो जी। मैम। मैम मेरा बारी। हाँ, राजकुमार जी 2 मिनट, 2 मिनट आपको सुन लेते हैं। अनीता जी आप बोल रही हैं? मैम जी। मैम हम भी सीखे हैं मैम, जो बच्चा को किस तरह पढ़ाएंगे वो, जो बच्चा को जो देते हैं पासिंग होकर, और जो बच्चा पहले लिख लेता है और जो बच्चा नहीं लिखता है वो बोर्ड में ला के जी अनीता जी, मेरे 2 क्वेश्चन क्लियर है। आज ऐसा कौन सा तरीका था जो आपने नया सीखा, और ऐसा कौन सा है जो आप अपनी कक्षा में उपयोग में ला सकते हैं? अनीता जी आप म्यूट है। हेलो जी। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बोलिए। जी मैम, बच्चा को जो हिंदी पढ़ाएंगे, जो पढ़ा पाएगी वो ठीक है, और नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो बच्चा पढ़ाएंगे और बताएंगे। और गणित में भी उसी तरह में पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है अनीता जी, धन्यवाद। जी राजकुमार जी। मैम थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हम ड्राइव कर बोकारो में थे, गाड़ी में तो ऐसा अच्छा से हम सुन नहीं पाए हैं आप लोग, लेकिन बाद में तो वीडियो देख ही लेंगे। जी। सबसे पहले मैं आप सबों को पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि अब नववर्ष का हम लोग फर्स्ट वेबिनार है, और साथ ही साथ हमारे नीरज सर का जन्मदिन भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम। और इसके साथ ही आज मैम जैसे जो भी आज हम लोग का वेबिनार था, जिसमें आज मूल्यांकन से संबंधित जो थी, तो हम लोग तो हमेशा हम जिस सब्जेक्ट में हम लोग जिस चीज को पढ़ाते हैं उसके बारे में बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान के साथ साथ में जो हम लोग उस विषय को लेके हम बहुत ही सचेत रहते, क्योंकि हम जिस विषय में पढ़ाना जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं, सबसे पहले हम पूर्वाग्रह करने के बाद ही हम कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले जानकारी देना होगा जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ा रहे हैं उसको सबसे पहले हम अगल बगल के चीजों के बारे में जानकारी देना होगा। इसके बाद ही हम उस बच्चों को अगर पूछेंगे तो वो सही से सटीक जवाब दे सकते हैं मैम, तभी हम उनका हम सही से जो उनको शिक्षा दे रहे हैं उसको हमको जानकारी मिल सके। जी। और साथ ही साथ
क्योंकि हम ज्यादा देर जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम लोग आपका आवाज सुन रहे थे, लेकिन गाड़ी 4 व्हीलर में थे, ड्राइव कर रहे थे, इसलिए आपकी आवाज बढ़िया सुन नहीं पाए हैं। इसके कोई लिए बात हम थोड़ा हम आपका वीडियो देख लेंगे, अब समय होगा उस समय आपको अच्छा से इसका चीज भेजेंगे मैम। कोई बात नहीं राजकुमार जी, थैंक यू मैम। जी कोई बात नहीं, ठीक है। मधु कुमारी। जी मधु जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सबसे पहले हम मौखिक से बच्चा सबसे पूछेंगे मैम। जी। मौखिक मौखिक में बच्चा सबको ज्यादा याद रहता है, और लिखित जी में उस सबको अगर लिखने बोलेंगे तो वो जल्दी से लिख नहीं पाएगा, और मौखिक से कुछ बातें करेंगे तो बोल देगा बात बात में, लेकिन लिखने से बच्चा सब हल्का सा उतना लिख नहीं पाता है। जी जी। आज के तरीके जो बताए उसमें से कौन सा ऐसा तरीका था जो आपको नया लगा, जिस परीक्षा के तरीके के बारे में आप नहीं जानते थे? नंबर में मैम, कौन सा? नंबर मतलब कि किस तरह से किस में नंबर बैठा देना है, बच्चा अच्छा, सबको कैसा पेपर बनाने का तरीका। पेपर बनाने का तरीका। मैम उतना अच्छा से हम सुन नहीं पाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, रुक रुक के चल या रहा मैं था थोड़ा सा नेट। रिपीट कर देती हूँ। जब आप पेपर बनाएंगे तो 40% आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो क्लास का हर बच्चा जानता हो, आसानी से जवाब दे सके। बाकी जी मैम। 40% ऐसे होने चाहिए जो बच्चे थोड़ा पढ़ के मेहनत किए तभी उसका आंसर लिख सकते हैं। और 20% आपका प्रश्न पत्र में प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चा ट्विस्ट करके आपने पूछा है, घुमा के पूछा है, जिस बच्चे ने कंसेप्ट को प्रॉपर समझा है वही उसका आंसर लिख सकता है। इससे क्या जी मैम। होगा, एक्चुअल लेवल बच्चों का समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रश्न पत्र का तरीका है, शॉर्ट में बताया आपको। जी मैम। ठीक है जी। जी मैम। जी धन्यवाद मधु जी। अनुप्रिया सोरेन धन्यवाद। जी। हेलो मैम। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे बच्चों को जो पाठ पढ़ाएंगे उसी से क्वेश्चन देंगे, और जो बच्चा बनाएंगे अच्छे से तो समझ में आएगा कि इसको समझ में आया, फिर जो बच्चा सही से नहीं बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि उसको नहीं समझ में आया, तो फिर से उनको बताएंगे, फिर समझाएंगे। जी और जैसे विद्यार्थी मूल्यांकन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का करेंगे, जो छोटा छोटा जिसको समझ में आ जाए कि ये चीज हम कर सकते हैं, जैसे बच्चे कर सकते हैं। जी और 20 नंबर का फिर करेंगे जो चित्र देखकर बच्चे बना सकते हैं कि ये चीज है वो चीज है ऐसे। बढ़िया। 40 नंबर का फिर करेंगे कि बच्चा कुछ पढ़े, उसमें जैसे दिया हुआ रहता है कि कुछ पढ़ करके बताना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन नीचे रहेगा उस तरह जी से। फिर 20 नंबर का रहेगा जो बच्चा पूरा किताब पढ़े हैं और किताब से ही क्वेश्चन आंसर याद करके उनको या तो दिमाग में जो रटा हुआ है वही लिख सकते हैं। ठीक है। अनुप्रिया जी, आज कौन सा नया तरीका सीखा आपने परीक्षा का? परीक्षा का नया तरीका जो बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उनसे सवाल करेंगे, जो बच्चा समझ में नहीं आया उसको फिर से समझाएंगे। हाँ, ठीक है अनुप्रिया जी। मैंने आपसे पूछा आज के जो तरीके सीखा है उसमें से नया कौन सा तरीका था आपके लिए जो आपको पहले पता नहीं था परीक्षा का? सब तो नहीं लग रहा मैम, ऐसे मौखिक भी हो चुका है, जैसे परीक्षा ये टेस्ट होता है ना बच्चा लोग का, मौखिक वो जी लोग का 1 का मौखिक भी जी, नहीं है। अच्छी बात है, आपको सारे तरीके पता थे, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा धन्यवाद इतना अनु, कोई बात नहीं, बढ़िया जी। बबीता कुमारी। मेरा आवाज जा रहा है मैम? जी आ रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते। वही है मैम, पहले हमको सबसे अच्छा लगा कि जैसे बच्चे की गलती नहीं होता मैम, थोड़ा बहुत टीचर का भी गलती होता है, ये नया तरीका है मेरा। तो बच्चे उसको जी ज्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर जी को। जैसे जिस तरह तेज बच्चा है तो उसको थोड़ा ज्यादा बताना चाहिए, और उसको मतलब सबका लेवल करने के लिए ज्यादा मेहनत करना चाहिए टीचर को। जी यही हमको ज्यादा अच्छा लगा मैम, नया तरीका।
ऐसे तो मौखिक क्वेश्चन बराबर पूछना चाहिए, हमेशा टेस्ट लेना चाहिए बच्चों को। जी खुली जी किताबें से भी पढ़ाते हैं तो उसको प्रश्न पहले पूछते हैं कि ये पढ़ाए थे इसका मतलब क्या होता है, हाँ तो बता देते हैं कि उस समय, लेकिन लिख नहीं पाते, लेकिन बता देते हैं छोटा छोटा बच्चे। बढ़िया। और जब 6 क्लास जाते हैं तो वो तो लिख लेते हैं 6 क्लास में, हिंदी हाँ जी पढ़ाते में। जी और 4 5 को पढ़ाते हैं मैथ, तो उसको पूछते हैं 2 गुना कितना हुआ, वो सब बता देता है बच्चा। जी 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 मैम। जी बबीता जी, आप सारे तरीके अपनाते हैं अपनी कक्षा में? जी मैम, हमको मतलब घंटा 3 क्लास में पहला दूसरा तीसरा, पहले घंटे में जाना पड़ता है, फिर दूसरा घंटे में, चौथा पांचवा तीसरा घंटे में जाना पड़ता है, फिर 6 क्लास। जी 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 उसके बाद फिर जी 2 बजे से 3 फिर सभी क्लास। अच्छा विषय भी हम लोग को बांट दिया मैम सर, अच्छा अच्छा। बोले ये चैप्टर, उसमें सर पढ़ाते हैं पूछते भी हैं। ओके जी जी मैम। जी, बढ़िया बबीता जी, धन्यवाद। राबड़ी देवी। हेलो मैम। हेलो, जी बोलिए राबड़ी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सबसे अच्छा था जो हमको लगा खुली किताब वाला, जो खोल के पढ़ के उसके बाद जो उदाहरण में दिया हुआ रहता है जी वो देखकर बच्चा बना सके, क्या हम जी उसी तरह का क्वेश्चन देंगे और किताब में रहेगा उदाहरण में, तो उसी हम्म तरह से उनसे हम बैठा के बच्चा बना सके, देख के किताब देख के। जी और हम लोग नया तरीका से सप्ताह टेस्ट लेते थे, जो बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाते थे कि उसको फिर हम लोग नहीं लेते थे, उस प्रश्न के बाद में छोड़ देते थे। वो फिर नया लगा हमको, अब हम करेंगे बोला, फिर नहीं करते थे। ठीक है। जैसे साप्ताहिक परीक्षा होता था ना, हाँ वो वाला भी करेंगे। और फिर दुकान से जो बिल आते हैं वो हम लोग बच्चा से भी करवाएंगे कि देखो कि जैसे कपड़ा लेते हैं तो बोलता है वहाँ कि 10% लेस हाँ किए, तो फिर जी बच्चा से यहाँ घर में ला कर उसको करने प्रतिशत निकालो और फिर जोड़ो, वो वाला भी करेंगे। और फिर जी छोटा छोटा बच्चा को फिर मौखिक परीक्षा भी लेंगे। जी 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 बढ़िया। ठीक है, जी मैम। धन्यवाद जी। जी उषा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज हम नया सीखे, जो हम नहीं जानते थे उसमें नया पूरी किताब वाली परीक्षा, और फिर बड़े बच्चों को मौखिक एग्जाम लेना है। ये हम लोग नहीं करते थे, छोटे बच्चे को खाली मौखिक एग्जाम देते थे, अब से बड़े बच्चे को भी लेंगे। और जो भी पढ़ाए हैं उसको महीना में 2 बार हम्म, दोहराना भी है, पूछना भी है बच्चों को। ये करेंगे जो हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे। और फिर जो लंबी छुट्टी देंगे, कोई भी गर्मी छुट्टी हो गया या कोई भी अ, ऐसा छुट्टी हो, उसमें फिर त्योहार के बारे में या मेला वगैरह के बारे में जी तैयारी करके आने बोलेंगे। जी ये सब हम लोग, ये सब नया लगा, पहले नहीं इतना इस तरह का नहीं देते थे, देते भी थे तो नाम सब वगैरह देते थे। जी ये सब नया लगा हमको, जो करेंगे। जी ठीक है, बढ़िया उषा जी, धन्यवाद। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में सीखे कि खुली पुस्तक वाली परीक्षा के बारे में। हम्म इसमें विद्यार्थी को बहुत सारा फायदा होगा मैम। जैसे बहुत कोई भी कहानी किताब जो हम पढ़ाते हैं उसमें जो प्रश्न रहता है, हम्म बच्चे उसी का उत्तर लिखते हैं, या तो कोई भी टीचर पढ़ाते हैं या हम ही पढ़ाते हैं, तो उसका जी उत्तर सिर्फ वही प्रश्न का उत्तर ही लिखाते हैं और उसके अलावा नहीं लिखवाते हैं। जी और इससे क्या होता है, बच्चा को पता रहता है। इससे बहुत बच्चे क्या है, अपना गेस पेपर से या तो गाइड से
उत्तर उनका देख के और याद कर लेता है और रट लेता है। जी तो जब मतलब मान लीजिए कोई बच्चा 6 में पढ़ रहा है या 5 7 कोई भी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ 1 साल के लिए ही याद रखता है, हमेशा के लिए हाँ नहीं। जी वह याद वो पढ़ लिया, उसको सिर्फ यही एम रहता है कि उसे परीक्षा पास करना है। और खुली पुस्तक परीक्षा से बच्चों को ये फायदा होगा कि वह अपने जीवन में उसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। पढ़ लिया एक बार किताब, खुली पुस्तक वाली परीक्षा के बारे में बच्चों को बताएंगे तो उसे रटना नहीं पड़ेगा। जब वो जी एग्जाम देने के लिए जाएगा तो बिना टेंशन का रहेगा कि कौन सा जी प्रश्न आएगा नहीं आएगा, वो अपना भाषा में लिख देगा। और रटन विद्या में क्या है, और परीक्षा में पूछता भी है, बहुत चेंज होता है। तो जी उससे क्या होगा कि बच्चा को टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा में क्या है, हर विषय में भी और इसके बारे में ही हम सीखें और बच्चों को हम करवाएंगे भी। और उसमें से हम भी कुछ सीखेंगे कि जी बच्चों से कैसे देखिए खुली पुस्तक वाली परीक्षा होता है। जी बिल्कुल और हम जो मौखिक परीक्षा वाला बारे में बोले मैम, उसमें क्या करते हैं, बच्चा को हम कोई भी किताब पढ़ाते हैं तो उसमें से 2 पेज पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं। 2 पेज पढ़ाने के बाद हम बीच में खुद से प्रश्न पूछ लेते हैं। जो बच्चा मतलब ध्यान से सुनता है या पढ़ता है वह फटाफट मतलब बता देता है। तो जी उसको पता बिल्कुल रहता है कि इस पेज में है, इस लाइन में है, इस पैराग्राफ में है, सब कुछ पता रहता है। और जो बच्चा नहीं ध्यान से पढ़ पाता है तो उसको पता नहीं रहता है, पन्ना पलटते ही रह जाता है। जी और मौखिक में से फायदा होता है, जैसे बच्चों में 2 3 प्रकार का फायदा होता है। एक तो बोलने का प्रैक्टिस हो जाता है, और जी प्लस में और जो पहला बच्चा बोल रहा है बाकी बच्चा ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि वह उन्हें लगता है कि सर फिर से वही प्रश्न हमसे पूछ देगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो सही है बोलने की भी प्रक्रिया उनमें फायदा होता है, सुनने का भी। और बाद में जो लिखने का हम बताते हैं, जो उसमें गलती होता है बच्चों को, तो उसको हम घर से लिख के लाने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कि कौन बच्चा क्या लिखता है सो। जी और अभी जो लिखना हम राइटिंग लिखवाते हैं बच्चों से, तो किताब से देख देख के नहीं, राइटिंग लिखवा कर क्या करते हैं, जो मौखिक द्वारा पूछते हैं ना मैम, तो हाँ उसी जी में से बोलते हैं कि आधा पेज या 1 पेज जितना तुमको होता है अपने भाषा में ही लिखो। जहाँ पर मतलब गड़बड़ होगा उसको सुधारवा देते हैं, उसको 1 पेज उसी को फ्रेश करके लिखवाते हैं और 1 पेज खुद लिख के आता है। उससे क्या होता है, बच्चा में मतलब धीरे धीरे कुछ सुधार होता सुधार है। आता है जी राइटिंग तो लिखना है मैम, पर देख देख के लिखने से क्या फायदा। वो तो सही है सिर्फ देख देख के लिख रहा है, अपना राइटिंग सुधार रहा है, लेकिन उससे कुछ डबल फायदा नहीं हो रहा है ना। जी जी मैम। जी महेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने, धन्यवाद। थैंक यू। आशा देवी। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। आज हम यह सीखे मैम, जैसे कि आपने बताया कि गलती बच्चे के नहीं होती है, टीचर की भी होती है। और बच्चे हर समय गलती नहीं करते, गलती टीचर भी करते हैं। और कल यहाँ हम पढ़ा रहे थे, ये लिखवा रहे थे, तो उस समय एक शब्द हम गलती बोले थे। एक बच्चा बोला कि मैम ऐसे नहीं होगा। तो जी यह हम सीखे कि जी अगर कैसे पहचानेगा, तो बीच में हमें गलती भी करना है ताकि वो बच्चा अक्षर को पहचाने और बोलने का उच्चारण भी वो सही कर सके। सही है और मौखिक परीक्षा, जैसे मौखिक तो बच्चे को पूछते हैं, जो बड़ा बच्चा है उन लोग को मौखिक पूछते हैं, छोटा बच्चा सुनता है, उन लोग भी बोलता है कि मैम हम भी जवाब देंगे। तो उन लोग से भी, बच्चा लोग से भी पूछते हैं, जो भी हो, घर का पता हो, नाम हो, फादर नेम हो, माँ नेम हो। तो जी बच्चा लोग बड़ा से सुनकर छोटा भी जवाब देता है। जी और जो राइटिंग लिखने का है, वो छोटा छोटा बच्चा को 2 2 शब्द करके लिखने के लिए बोलते हैं। तो उन लोग सुन के लिखता भी है और बोलता भी कि मैम हम ये पढ़ेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। तो अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है और उन लोग को भी अच्छा लगता है। जी और जी एग्जाम तो सर लेते हैं, हम भी लेते हैं, दोनों ही मिलकर लेते हैं। तो जी जैसे बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो टिक लगाने का रहता है, तो बच्चे बहुत कोई पढ़ पाता है, बहुत कोई नहीं पढ़ पाता है, तो उस तरह में गलती करता है। और अंकों में जो
आप बताए थे पिछले बार की जो शब्द और अंक, बच्चे बहुत अंक जानते हैं और शब्द नहीं जानते हैं, तो अंक में किस तरह लिखना है और शब्द में किस तरह लिखना है वो बता रहे मैम, लेकिन उन लोग समझ नहीं पाता है। हम्म यही जी सब अभी बच्चे लोग को समझा रहे हैं कि अंक अंक मतलब हो गया गणित में लिखना और शब्द हो गया जैसे कि हिंदी में लिखना। जी जी आशा जी, ये छोटी छोटी चीजें हमको समझानी पड़ेगी जहाँ गलती होगी, बिल्कुल सही है। जी धन्यवाद आशा जी। जी मैम, जी धन्यवाद। थैंक यू। बेबी रॉय। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आज हम नया सीखे कि बच्चा लोग को परीक्षा कैसे लेना है, जैसे 40 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है जो कि सारे बच्चे कर लें। जी उसके बाद 40 नंबर का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछना है जो पढ़ के आएगा जी वो कर लेगा। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन पूछना है जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं घर में, जी वो करेंगे। जी और मौखिक एग्जाम तो लेते थे लेकिन 1 क्लास के बच्चा लेते थे, अब से बड़ा बच्चा को लेंगे ताकि पता चलेगा कि किसका मानसिकता किसके जैसा है जी और कौन बोलने में ठीक है, कौन लिखने में ठीक है, उसका अनुभव भी हमको हो जाएगा। जी या बच्चा बोल पाता है लेकिन हमको इस पर लिखने में ज्यादा ध्यान देना है इस पर, जी इसका बात का हमको पता चलेगा। जी बिल्कुल। और फिर बच्चा लोग को जैसे हम देंगे प्रैक्टिकल कुछ भी करने के लिए, जैसे पूछेंगे कि कौन सा पौधा है जैसे दवाई के रूप में काम आता है, वो आप लोग घर से जी पूछ के आइएगा और लिख के आइएगा। उसमें बच्चा लोग को जानकारी भी हो जाएगा कि तुलसी का पौधा से हमें फायदा होता है, नीम का पत्ता से फायदा होता है। जी वो जानकारी वो हमेशा के लिए भी रखेगा और याद भी रहेगा। इस तरह जी का हम जी प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं। कौन सा पौधा का पेड़ का पूजा किया जाता है, जी इस तरह का हम नया चीज सीखे और हम अपने कक्षा में इस्तेमाल करेंगे। जी बेबी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुकेश किस्कू नवासार। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार में कुछ नया हमको सीखने को मिला, जैसे कि याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन अलग से 20 मिनट क्वेश्चन पूछना है। आज दिया गया क्वेश्चन को कल हम पूछेंगे बच्चों से जी कि बच्चों का याददाश्त शक्ति बढ़ेगा। जैसे पढ़ने से पहले जो भी किसी पाठ को, मतलब जो भी पाठ हम पढ़ाते हैं पूरा उसको बताते हैं और दूसरा दिन उसके बाद में क्विज करेंगे, उन लोग बच्चों से पूछेंगे। जी और उसके बाद पेपर बनाना है। जैसे कि हम तो जो साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं कोई भी, मतलब बच्चों का मतलब टेस्ट लेंगे, उसमें हमको सीखने को मिला कि 40% ऐसा क्वेश्चन को पूछना है जो कि हर एक बच्चा कर सके, और 40% थोड़ा जो जो पढ़ता है वैसा क्वेश्चन डालेंगे, और जी 20% को घुमावदार क्वेश्चन रहेगा जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो मतलब थोड़ा ज्यादा ही हार्ड रहेगा। जी और जी जब भी प्रश्न से चुनेंगे हर एक क्वेश्चन मतलब ले लेंगे उस क्वेश्चन से। जी और दक्षता आधारित मूल्यांकन से कौन बच्चा कौन सी चीज में एक्टिव है उसके जी हिसाब से मतलब उसको भी बताएंगे। जी थैंक यू मैम। जी मुकेश जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हम वेबिनार में सीखे मैम कि मूल्यांकन का के नया तरीका, जैसे है कि मैम बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछना है कि बच्चा मौखिक प्रश्न पूछने से बच्चा आसानी से जवाब देता है। और खुले पुस्तक वाली जो नए हम लोग स्कूल में नहीं लेते थे मैम, लेकिन आज नया सीखे कि खुली पुस्तक परीक्षा मतलब बच्चा
एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन पुस्तक खुला हुआ है कि बच्चा अगर पढ़ा होगा उस चैप्टर को तो उसको पता होगा कि इस चैप्टर से ही क्वेश्चन है, ताकि हम बच्चा देख के उस जवाब एक थोड़ा ही देखेगा लेकिन जवाब तुरंत लिख लेगा। इस चीज के बारे में सीखा नया। और कक्षा में हम उपयोग ये करेंगे मैम कि कभी कभी बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय हमको कुछ गलत शब्द भी बोलना चाहिए, ताकि बच्चा उस शब्द को पकड़ सके कि मैम गलत ही बोल रही है, गलत पढ़ा रही है। इस चीज के बारे में सीखे में बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप गलत शब्द तो उपयोग नहीं करते थे मैम, लेकिन अब करेंगे कि कभी गुना देते बनाने, जोड़ देते हैं बनाने, तो ब्लैक बोर्ड में गलती एक बार ही करेंगे ताकि देखेंगे कि बच्चा पकड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और हाँ, उसके बाद फिर है मैम क्वेश्चन पेपर बनाना है, जैसे 40 मार्क का रहेगा कि जिस तरह बच्चा रहेगा मैम उस तरह का ही क्वेश्चन बच्चे के अनुसार क्वेश्चन बना के देंगे कि ताकि बच्चा अच्छा से बना सके। और एक नया चीज सीखे मैम कि जैसे अब है कि हम लोग को यहाँ पारसनाथ में मेला लगता है 15 जनवरी को, कि उस दिन तो हर बच्चा मेला जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उस दिन उसको होमवर्क दे देंगे कि मेला में आप लोग क्या क्या देखें, क्या सीखे, उस चीज के बारे में लिख के लाइए। जी आप सभी ने अपनी प्रस्तुति दी है, चूंकि समारोह चला है और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसकी प्रस्तुति अभी रह गई है वो ग्रुप में अपनी बात रख सकता है। तो मैम हमें लगता है कि सेशन के लिए यहीं पे हम विराम ले चलती हैं। तो उषा जी का हो गया नीरज सर? नीरज जी, दोनों हाथ जी, उषा जी का हो गया है? जी उषा जी ग्रुप में शेयर कर देंगी। और हमें लगता है कि समारोह चला है तो सभी एक सेकंड सर, नीरज जी जी हम भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बोलिए बिना। आप सभी को नमस्कार। और मैं विशेषकर जो भी शिक्षक अभी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह होगा कि जो भी मैम का क्लास होता है, जो भी एक्टिविटी के बारे में आप सबको बताया जाता है, वो एक्टिविटी आप अपने क्लास में कराएं और पढ़ाते समय का वीडियो अवश्य बनाएं, क्योंकि आप सब में एक चीज देखा जा रहा है कि धीरे धीरे आप सब ये चीज छोड़ते जा रहे हैं। वीडियो एक भी नहीं आ रहा है, ना एक्टिविटी का कोई वीडियो आता है, ना ही आपका पढ़ाते हुए का किसी का वीडियो आता है। केवल आप सब केवल फोटो तक सीमित रहे। जैसा कि बिना भाई ने बताया है कि सभी एक्टिविटी का वीडियो बना के जरूर ग्रुप में शेयर करें। फॉर्मेलिटी के तौर पर अपने कार्य को मत देखें, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। इस बार पुनः आपसे प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करें, दोनों हाथों के लिए जोड़ दीजिए। श्री महावीर भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परम श्री भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।